हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एचएस मेंस या फिर मेंस में आंसर राइटिंग जो करनी है किस तरीके से आपको करनी है। प्रॉब्लम जहां पर आती है दैट इज ऑफ कीवर्ड। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है कीवर्ड की आती है, फ्रेमिंग की आती है कि फ्रेम कैसे करना है क्वेश्चन को, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लस जो कंटेंट है वो किस तरीके से आपको यूज करना है। तो मेजर जो प्रॉब्लम है वो इसमें आती है। तो इसीलिए इस वीडियो में, क्योंकि क्लास के जो स्टूडेंट है एचएस मेंस के टेस्ट सीरीज के, उनको भी यही प्रॉब्लम थी। लिख तो ठीक रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कुछ ठीक लिख रहे हैं। तो दो तरीके स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एक वो जो आगे जाकर कोई मेंस देंगे, चाहे वो एचएस का है, अलाइड का है, नायब तहसीलदार का है 2026 की अगर बात की जाए, और दूसरे वो जिनका अभी एचएस मेंस है। तो दोनों जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है। इसमें हम एग्जाम्पल से इन कीवर्ड्स को बहुत आसान भाषा में समझ लेंगे कि आपको उसमें लिखना क्या है, बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज कि पहले आपको क्या पूछा गया था और उसके बेसिस पर किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी रहती है और आप उसका आंसर कैसे दे सकते हैं, कीवर्ड में आपको क्या लिखना है और ये किस तरीके से आपको करना है। तो दो तरीके स्टूडेंट्स हैं, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में, अंत तक बने रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इसको ध्यान से देखना है। पहले तो जो तो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लगातार जो आंसर लिख रहे हैं, आप काफ़ी अच्छे आंसर लिख रहे हैं कुछ एक, लेकिन कुछ एक में अभी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हम साथ साथ में आपको क्लासेस में बता ही रहे हैं वो, लेकिन आगे जाकर के फिर बता देंगे, ठीक है। लेकिन ग्रुप में जो जुड़ गए हैं वो ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं अभी तक ग्रुप में एचएस की मेंस टेस्ट सीरीज से, वो जुड़ लें। तो पहला बात करते हैं हम बेसिक से कि ये जो मेंस की आंसर राइटिंग है ये आखिरकार आपके लिए ज़रूरी क्यों है। अब एचएस में जो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट द स्किल। जरूरी नहीं है जो आपने पढ़ा होगा वही एग्जाम में आएगा, ऐसा बहुत कम चांसेस हैं कि वही एग्जाम में आपको आएगा। टेस्ट सीरीज जो करती है, टेस्ट सीरीज क्या करती है, देखो टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है टेस्ट सीरीज से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे, वो संभावना बहुत कम रहती है। तो टेस्ट सीरीज से आपकी जो स्किल है वो इन्हांसमेंट होती है, स्किल का इंप्रूवमेंट होता है। यही आपको करना है कि अगर वहां पर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ा भी नहीं है, तो उसका आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, उसमें आप बॉडी कैसे करेंगे, एंड देन यू विल कंक्लूड। लेकिन ये करना कैसे है वो स्किल आपको यहां से आएगी, और वो किस तरीके से आती है, वो फीडबैक से आती है। तो पढ़ाई तो आप करते ही जा रहे हैं, कितनी अभी तक आपने किताबें पढ़ ली होगी एचएस मेंस में, वो नहीं है कि आप पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, आपको लिखना पड़ेगा और उस लिखने के साथ साथ में आपको गाइडेंस भी चाहिए होगी। तो जो हमारे साथ जुड़े हैं ठीक है, वो हो सकता है 10 जगह और भी जुड़े हों, लेकिन कोई 10 जगह और जुड़े हैं तो कोशिश कीजिए कि गाइडेंस जरूर लें। लिमिटेड कंटेंट है वो अच्छी बात है, लेकिन गाइडेंस जरूरी है, और गाइडेंस और मिस गाइडेंस में ज्यादा रोल नहीं रहता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, एक छोटी सी लाइन है उतना सा अंतर है। तो जो आप कर रहे हैं अगर आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं है तो आप फिर गलत डायरेक्शन में हैं। अगर इंप्रूवमेंट हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ पहले जो मैंने आंसर लिखा था अब जो मैं आंसर लिख रहा हूं या लिख रही हूं उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, तो तब आप ठीक डायरेक्शन में हैं। अगर आपके दिमाग में कंटेंट बहुत ज्यादा है लेकिन वो कॉपी पर नहीं आ रहा है तो तब भी आप गलत डायरेक्शन में हैं, उसको समय रहते आप ठीक कर लीजिएगा। तो पहले जो सेल्फ इवेल्युएशन है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है कुछ एक टेस्ट सीरीज, जरूरी भी नहीं है, आप खुद से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको किसी ना किसी दोस्त से या किसी फ्रेंड से, जो भी आपके बड़े हैं छोटे हैं उनके चेक करवा लीजिए। लेकिन उसमें दिक्कत ये रहती है कि जो चेक करने वाला होता है उसका माइंडसेट वो एग्जामिनर की तरह नहीं होता है, वो एक दोस्त की तरह होता है, और कुछ वो हार्श चीजें आपको कह भी नहीं सकता है कि भैया ये कैसे लिख दिया तुमने, वो ये चीज नहीं कर सकता है, पहली बात। और साथ ही साथ में वो एक लिमिटेड भी रहता है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ एक पॉइंट रखे हुए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब आप सेल्फ इवेल्यूशन करने लग जाते हैं। इसीलिए जिन स्टूडेंट ने बहुत बार मेंस भी लिखा होता है उनको भी प्रॉब्लम आती है। कौन सी मेजर प्रॉब्लम आती है पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर हम कीवर्ड पर आएंगे, क्योंकि ये एक सिंपल वे में आपको समझ में आना चाहिए। जिनको ये सब चीजें पता है वो सीधे ही आगे कीवर्ड पर स्विच हो जाइएगा। तो ये पता नहीं चलता है कि आपने गलती की है, और साथ ही साथ में उसमें प्रोग्रेस का पता नहीं चलता है, और पुरानी आदतें और सोच जो है वो बदलती नहीं है। किस तरीके से सोच बदलेगी, क्योंकि आपके और आपके दोस्त की सोच में उतना ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा। आप भी वही सोचते होंगे, आपके दोस्त में जो डिस्कशन होती होगी वो भी ज़्यादातर वैसे ही होती होगी, तो वहां पर प्रॉब्लम है। और दूसरा, क्योंकि आपके दोस्त ने कई बार गलत कर दिया या कुछ कर दिया तो फेल हो रहे हैं, तो उस फेल होने में बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं अब रहने देते हैं, अब नहीं करते हैं। तो अगर आपने बीच में आंसर राइटिंग छोड़ दी और उसमें इंप्रूवमेंट नहीं की तो फिर तो भैया एचएस मेंस तो दूर की बात है फिर। तो इसलिए आप इंप्रूवमेंट करते रहिए। आपने एचएस प्रीलिम्स निकाला है, जिसने अभी तक मेंस नहीं दिया हुआ है तो उनसे तो आप आ गई हैं, तो उतना कॉन्फिडेंस रखिए कि आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन देख करके नहीं लिखना है। अगर आप देख करके लिख रहे हैं फिर वही बात आ गई, फिर आप वहीं पर पहुंच गए हैं, फिर आप वहां से ऊपर कैसे उठेंगे। तो मेन प्रॉब्लम तो वहां पर भी है।
खैर ये प्रॉपर रिव्यू सिस्टम, ये सब चीजें नहीं होती हैं। कौन कौन से इवैल्यूएशन के क्राइटेरियाज होते हैं वो भी सही तरीके से चेक नहीं हो पाते हैं। हिंदी इंग्लिश वहां पर कैसे करना है, जीएस में कितना कंटेंट आपका होना चाहिए, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, कीवर्ड का सही यूज किया है या फिर नहीं किया है। तो ये बिगिनर की ज्यादातर कॉमन प्रॉब्लम आती है। ये किसके लिए है? जो अभी एचएस अलाइड और एनटी के बैच में हमारे साथ है, एनटी 2026 के बैच में हमारे साथ है। अराउंड 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं इसमें। आप भी ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन जो क्लास के स्टूडेंट देख ही रहे हैं इसको, तो कृपा करके ये आंसर राइटिंग मेजर जगह पर नहीं होती है। पहली प्रॉब्लम यही आती है, हिमाचल में ज्यादातर ये होता है कि आंसर राइटिंग जो स्किल है वो पहले से इनकलकेट नहीं की जाती है। तो इसलिए पहले से जहां पर भी आप ज्वाइन किए हुए हैं आंसर राइटिंग करो, चाहे वो आपका ऑप्शनल की है, चाहे किसी भी चीज की, आप आंसर लिखो, उनको इवेलुएट करवाओ, ताकि आपको पता लगे कि आप कितने पानी में हैं। लिखना शुरू करो। लिखना आप नहीं शुरू कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है फिर। ठीक है, यही सोच होता है कि पहले मैं कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो पढ़ाई और लिखाई में बैलेंस कैसे बनेगा, साथ ही साथ में प्रीलिम्स की और फिर मेंस की प्रैक्टिस डालना। पहले प्रीलिम्स का कर लेते हैं फिर मेंस का करेंगे, तो वो सब चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी। ये उनके लिए है जो आगे वालों की बात है। तो इसलिए आपको पहले तो कंसेप्ट क्लियर करना है। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं, जिन्होंने 2 बार मेंस दे दिया, 3 बार मेंस दिया, किसी ने 5 बार मेंस दे दिया है, वो भी फेलियर कर रहे हैं। और वो फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास जो कंटेंट है वो रिन्यू नहीं हुआ है, या जो लिखने का तरीका है, अब क्योंकि उस समय एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिस समय पूछने में भी फिर ऐसा लगता है कि पूछें या फिर नहीं पूछें। तो इसलिए पूछो, क्या ही दिक्कत है? आप कल दिन अच्छी जगह पर होंगे तो उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। कोई छोटा है कोई बड़ा है आपसे, तो अगर आपको वो सही चीजें बता रहा है, क्योंकि आपके पास वो टाइम नहीं है, उस टाइम की वजह से आप वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो आता नहीं है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन वो है कि आपके पास वो टाइम नहीं है उन सब चीजों को खंगालने का। तो इसीलिए किसी और को वो काम करने दो, और आप अपना आंसर राइटिंग स्किल जो है, अपना जो कंटेंट है उसको फर्निश करो और ज्यादा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम वहीं पर है कि जो कंटेंट है वो ज्यादा रिपीटेड वे में है। तो सोचिए, अगर 3-4 बार बाहर हुए हैं तो किसी वजह से ही बाहर हुए होंगे, तो वो चीज करनी है। फिर ये जो डिमांड है, आई थिंक वो कई बार हो सकता है वो हमारे साथ हैं, 1-2 स्टूडेंट हैं, नाम नहीं लूंगा, जिनकी आंसर राइटिंग पहले थोड़ी सी खराब थी, अब थोड़ी इंप्रूव में आ रही है, रास्ते में आ रही है। बेशक उन्होंने मेंस लिखे हुए हैं पहले, लेकिन जब अभी लगता है कि अब लगता है कि सही में वो मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं। फिर दूसरा, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। कुछ का टाइम सही तरीके से नहीं हो पाता है कि प्रीलिम के बाद लिख लेंगे, टेस्ट सीरीज में हाई मार्क्स। और फिर कई बार ऐसा होता है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, कि कुछ टेस्ट सीरीज के हाई मार्क्स से झूठा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि भैया हमारे तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। और इनके 2 कारण हैं। 2 कारण कौन कौन से जो मैंने पाया है आंसर राइटिंग स्किल से? एक, जो हमारे पास अलाइड से स्टूडेंट जुड़े हुए थे अलाइड मेंस के लिए, उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, क्योंकि 6 से 7 स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन के लिए हुआ था इस बैच से, अलाइड के बैच से, फाइनल रिजल्ट में। और जो स्टूडेंट थे, हम बाद में ऐसे भी सोच रहे थे कि जिन स्टूडेंट का नहीं हुआ है उनमें से काफी ऐसे स्टूडेंट थे जो आंसर राइटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। तो उसमें भी 2 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वन इज कि उनके या तो वो मार्क्स वहां पर ठीक नहीं दिए हुए हैं, दूसरा ये भी हो सकता है कि देख करके लिखे होंगे, संभावना ये भी रहती है। और साथ ही साथ में अगर ज्यादा नंबर हैं, ज्यादा नंबर आपको दिए जा रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि भैया अभी तो ज्यादा नंबर आ गए हैं, लेकिन पता लगा टेस्ट में आपको बहुत कम नंबर मिल गए हैं, तो उचित जो टेस्ट सीरीज है उसको भी ज्वाइन कीजिए। जो आपको ठीक लगता है उस तरीके से आप करते रहिए। देन नाउ विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड और द नेक्स्ट पॉइंट। वो है कि अभी तक आपको जो क्वेश्चन है वो कितने तरीके के पूछे जाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि आपके लिए जो मेंस की राइटिंग है या मेंस आंसर राइटिंग जो है वो क्यों जरूरी है, चाहे वो अभी नए स्टूडेंट है वो कर रहे हैं, या फिर जो पुराने स्टूडेंट है जो 2-3 बार मेंस लिख चुके हैं, वो उनका क्यों नहीं हो पा रहा है। मेजर चीजें हमने आपको बताई। अब इस पर आते हैं कि कौन कौन से सवाल आपको पूछ जाते हैं। 3 टाइप के सवाल पूछ जाते हैं। पहला, डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधे सवाल है। दूसरा, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और तीसरा, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हम एक एक पर आएंगे और हम यहां पर आपको बताएंगे भी कि एचएस के मेंस में किस तरीके से पीवाईक्यू में डायरेक्ट आए हैं, ओपिनियन बेस्ड आए हैं, या फिर आपका कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आए हैं। हर एक जीएस में लगभग आपको सिमिलर ऐसा ही देखने को पैटर्न मिलता है। व्हाट आर दीज डायरेक्ट क्वेश्चंस? और ये सीधे सवाल आखिरकार हैं क्या? तो सीधे सवाल का मतलब ये है जहां पर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो और उसमें आप रिलेवेंट फैक्ट्स और डाटा डाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एचपीएस मेंस 2025, एचपीएस मेंस 2025 कैसे क्वेश्चन आया भैया? डायरेक्ट क्वेश्चन।
व्हेन कैन अ हजार्ड बिकम अ डिजास्टर, गिव एग्जांपल, एंड व्हाई इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवॉइड ऑफ एनी डेल्टा, एक्सप्लेन। इन पर हम बाद में आएंगे कि एक्सप्लेन का मतलब क्या है यहां पर। डिस्कस द रोल ऑफ द पॉइंट्स पोर्ट्स इन इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ इंडिया। तो दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, आपसे नहीं पूछा गया है ना, आपसे कुछ नहीं पूछा गया। डिस्कस द रोल ऑफ पोर्ट्स इन द इकोनॉमिक एडवांसमेंट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवॉइड ऑफ एनी डेल्टा। तो ये लगभग आपका जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपको सीधा सा सवाल पूछा गया है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, अगर इस कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है आपको, हजार्ड की जो ये कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, पोर्ट्स हैं इनका क्या इकोनॉमिक रोल रहता है, या फिर ये कोस्टल प्लेन जो है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो डिवॉइड ऑफ एनी डेल्टा क्यों है, तो ये सिंपल सा सवाल है। यहां पर आपको डेटा मेंशन कर सकते हैं कहीं पर, जैसे यहां पर है। तो इकोनॉमिक अगर एडवांसमेंट पूछा गया है तो आपको यहां पर डेटा भी तो मेंशन करना पड़ेगा, फैक्ट्स मेंशन करने पड़ेंगे कुछ, है ना। वैसे ही यहां पर जरूरी नहीं है आपको कुछ फैक्ट्स ही मेंशन करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन पर हम आएंगे जब एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको इसी क्वेश्चन पर आएंगे, डिस्कस करेंगे बाद में। व्हेन कैन हजार्ड बिकम अ डिजास्टर, आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे आपको। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है जहां पर आपको डायरेक्टली पूछा गया है कि भैया इसका जवाब दे दो, और उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, उस कंसेप्ट की क्लैरिटी। हजार्ड क्या होता है, वो आपदा क्या होती है, आपदा संकट किस दिशा में आपदा बन जाता है। तो आपको पहले पता होना कि संकट क्या होता है, आपदा क्या होता है, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुआ। वैसे ये भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुआ, ये भी आपका। दूसरा, अच्छा यहां पर है जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो आप जवाब कैसे देंगे। तो जवाब है सिंपल सा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, आप उसकी लोकेशन बता दीजिए। इंट्रोडक्शन हो गई, एक लाइन या दो लाइन की आपकी इंट्रोडक्शन होगी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में आपने बता दिया। दूसरा बता दिया आपने मेन बॉडी में। अब कॉजेज, कॉजेज पूछ रहा था ना ये व्हाट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी डेल्टा, एक्सप्लेन करना था आपको, है ना। एक्सप्लेन बाद में भी करेंगे वैसे। तो आपने ये पॉइंट यहां पर बता दिए कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहां के फीचर्स क्या है, चाहे वहां का रिवर कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, जो वेव है, करंट एक्शन है, ज्योग्राफी बता दिया आपने, वहां की जियोलॉजी कैसी है, कंपैरिजन बता दिया। इन सब पॉइंट्स के बेसिस पर, इन सब पॉइंट्स के बेसिस पर आपने बताया कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है, ये वाले जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो किस तरीके से डेल्टा से वंचित हैं, क्यों वंचित हैं वो। तो आपने वो यहां पर बता दिया, उसकी व्याख्या सिंपल सी आपने कर दी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर आपने डायग्राम भी इसमें बना दिया, और वो डायग्राम अगर बनाते हैं आप, उससे और ज्यादा, ज्योग्राफी में तो डायग्राम का बहुत ज्यादा रोल रहता है। हम कोशिश तो ये कर रहे थे कि हर एक जीएस में हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछें और हर एक टॉपिक पर इस तरीके से वीडियो बनाएं। कोशिश हम करेंगे, सफल होती है तो ठीक है, क्योंकि क्लासेस से आप लोगों को तो पता है क्लासेस से टाइम है नहीं, तो इसलिए हम YouTube पर कम ही वीडियो डालते हैं। देन वी हैव कंक्लूजन, 1 से 2 लाइन में आप समराइज कर रहे हैं। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। हम यहां पर नहीं गए, अभी इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेन पर नहीं गए हैं। व्हाई इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिवॉइड ऑफ एनी डेल्टा, दिस इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। एक बात की हमने, क्योंकि मैंने कहा 3 तरह के क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट है, दूसरा ओपिनियन बेस्ड है। अब ये ओपिनियन बेस्ड क्या क्वेश्चन है, यानी कि यहां पर आपका ओपिनियन पूछा गया होगा, उस क्वेश्चन की जो टोन है उससे आपको पता लग जाएगा। टोन इन द सेंस कि उस क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ेंगे आप, उस पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो मुझसे तो पूछा ही गया है। जैसे कि आपसे क्या पूछा गया है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड, पूछा गया ना आपसे कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द फिनोमिना ऑफ द राइजिंग रिलीजियोसिटी इन द ग्लोबल वर्ल्ड। तो आप भूमंडलीकरण के इस युग में बढ़ती हुई धार्मिकता को कैसे समझते हैं, उसे और विश्लेषित कीजिए। यहां पर क्या लिखा है, डू यू थिंक अ हेल्थियर एंड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन in decision making bodies will ensure more justice and equitable society, substantiate your argument with a suitable example। ये कैसा है, यहां पर आपके ओपिनियन पूछे गए हैं। हम सिर्फ अभी क्वेश्चन पर आ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज ओपिनियन बेस्ड, आपका ओपिनियन पूछा गया है। अब आपको अपने विचार जो है यहां पर देने पड़ेंगे कि क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं आप इस फिनोमिना के बारे में, कि जो बढ़ता हुआ युग है उसमें धार्मिकता को कैसे समझते हैं, और भूमंडलीकरण के युग में आप इसे कैसे समझते हैं, जो धार्मिकता जो है बढ़ती जा रही है। अब आप बताएंगे, आप अपने विचार वहां पर बताएंगे, किसी और के विचार तो बताएंगे नहीं। वैसे यहां पर बताएंगे आप कि डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं, या फिर हाउ डू यू अंडरस्टैंड, आप ये कैसे समझते हैं, आपसे पूछा जा रहा है ये। तो दीज आर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे हो सकता है जैसे कि हाउ फार, डू यू एग्री, डू यू थिंक, जो यहां पर बताया है, आर्ग्यू, वैलिडेट, इलेबोरेट, वहां पर भी आपको अपने शब्दों में उनको बताना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर आप अपने शब्दों में बता रहे हैं। ये किससे क्वेश्चन है, HPAS मेंस 2025 के क्वेश्चन है, आपने अभी तक पढ़ तो लिए ही होंगे। सो दिस इज व्हाट
ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस लुक लाइक। तो दो बातें होंगी हमारे पास, ओपिनियन बेस्ड। तो कैसे देंगे आप इन क्वेश्चंस को, कैसे करेंगे ओपिनियन बेस्ड को? यहां पर आपको पक्ष में भी देना पड़ेगा और विपक्ष में भी देना पड़ेगा, क्योंकि ओपिनियन है ना, विचार है, वो विचार एक तरफा तो नहीं हो सकता है। अगर आप एक विचार को, ओपिनियन को सिर्फ एक ही तरफा ले जा रहे हैं, सिर्फ एक ही तरफ ले जा रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर नॉट क्रिटिकल। आप सोचने की क्षमता ही नहीं है। जब हम कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज, तो वो यहां पर तो नहीं आएगा। फिर आप सिर्फ एक ही पक्ष के बारे में जा रहे हैं, तो आप उस विचार को आपको दोनों नजरिए से देखना पड़ेगा कि इस विचार का पॉजिटिव क्या हो सकता है और उसी विचार का नेगेटिव क्या हो सकता है। तो आपने उस विचार को तोड़ मरोड़ करके सामने वाले के सामने पेश कर दिया और एक बैलेंस सा व्यू आपने उसके सामने फिर से एट द एंड में, ये भैया ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये ओपिनियन है, ये बात खत्म हो गई। तो बस वही करना है आपको। रिसेंट एग्जाम्पल, केस स्टडीज इसमें जोड़े जो भी है ओपिनियन बेस्ड में, क्योंकि यही पूछा गया है ना यहां पर। देखो अब यहां पर अगर ये धार्मिकता के बारे में पूछा गया है, रिसेंट का पूछा गया है ना, क्योंकि अब ये राइज हो रहा है, तो आप इसमें एग्जाम्पल जोड़िए। एग्जाम्पल जोड़ना ही पड़ेगा, आपको पता लग रहा है ना कि आपसे पूछा गया है, और साथ ही साथ पे आपका ओपिनियन जब मैटर है, तो ओपिनियन की बात आई है। अब मान लीजिए आप किसी के साथ डिबेट कर रहे हैं और उसने आपसे विचार पूछ लिया कि आपके विचार इस पर क्या हैं। सपोज कीजिए कि आपको पूछ लिया गया कि आपके अभी जो वोटिंग के अभी इशू चला हुआ है और उस वोटिंग में धांधली पाई गई है कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, और आपको पूछ लिया गया कि आपके विचार इस पर क्या हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो कुछ ना कुछ आपने बता दिया कि भैया ये मेरे विचार हैं, लेकिन ये चीज जो है वो दिल्ली में देखने को मिली। ऐसा आरोप लगाया कि दिल्ली में देखने को मिली, या कुछ यूपी क्षेत्र में देखने को मिली, किसी को वोट नहीं देने दिया गया, कर्नाटका में ऐसा देखने को मिला, बेंगलोर में ऐसा देखने को मिला, महाराष्ट्र में ऐसा देखने को मिला। तो आप क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके साथ में ही। तो वही बस आपने वही कर दिया, एग्जाम्पल या केस स्टडी जो भी थे वो आपने इसके साथ जोड़ दिए। वैसे यहां पर भी पूछ रहा है, जैसे कि ये हो रहा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज विल इंश्योर मोर एंड जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी। लेकिन यहां पर भी तो ये बोल रहा है ना, एग्जाम्पल देना है आपको इसके साथ में ही, इसके साथ में एग्जाम्पल देने हैं आपको। तो स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन करना है, एनालाइज करना है, देन वी हैव कंक्लूजन। तो किसमें? ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में दे सकते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं, जहां पर आप बता रहे हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन गवर्नेंस एंड व्हाई इट्स रेलेवेंट इन अचीविंग इक्विटी। तो पहले आप वही बता रहे हैं, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे आप, डू यू थिंक अ हेल्दियर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज विल इंश्योर अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। तो इसको पहले बताओ कैसे, पहले आपको इसको प्रूफ कर दो। पहले ही प्रूफ इन द सेंस कि आप थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दो, प्रूफ तो एंड में होगा, लेकिन पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। इंट्रोडक्शन दे दिया आपने, या कुछ एक फैक्ट दे दिया आपने। फॉर एग्जांपल आपने बता दिया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बता दिया आपने, विमेन के रिजर्वेशन के बारे में आपने बता दिया, विमेन रिजर्वेशन बिल जो है उसके बारे में आपने बता दिया। यू कैन स्टार्ट विद एनी इंट्रोडक्शन, एनी टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, यू कैन स्टार्ट विद दिस और दिस। देन मेन बॉडी में क्या आ जाएगा? आर्ग्यूमेंट दीजिए। आर्ग्यूमेंट कैसे? फेवर में दे दिया आपने आर्गुमेंट कि जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की, ये किस तरीके से हमारी सोसाइटी में जस्टिस या इक्विटी को बढ़ावा देती है। तो पहले आपने आर्गुमेंट फेवर में दे दिए। दूसरा आपने लिमिट चैलेंजेस इसमें बता दिए कि अगर हम इनको रिजर्वेशन या इस तरीके से जस्टिस दे रहे हैं, इक्विटी दे भी रहे हैं, इस तरीके के जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसे दे भी रहे हैं, क्या वो इनफ हैं? तो दीज आर चैलेंजेस कि क्या आप सोचते हैं महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है डिसीजन मेकिंग बॉडी में इंश्योर करता है जस्टिस को, इक्विटी को? क्या वो करता है या नहीं करता है? ठीक है भैया, करता तो है, लेकिन उसमें चैलेंजेस भी तो हैं। तो एक आपने बता दिया उसके फेवर में, फिर आपने बता दिया चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है? वो उसका नेगेटिव सेंस में ही है कि ये चैलेंजेस हैं अभी तक। देन एग्जाम्पल आप दे रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया का जो पंचायती राज रिजर्वेशन है, कुछ एक कंट्रीज का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं जहां पर विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया साथ ही साथ में। देन यू हैव द कंक्लूजन, जो बैलेंस्ड व्यू है दोनों का, कि ये जरूरी है, लेकिन दैट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री और दैट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड एट द ग्रास रूट लेवल। वो सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जहां पर आप देखते हैं कि गांव का प्रधान महिला है, लेकिन महिला का तो रोल रहता ही नहीं है, फिर प्रधान जी तो कोई और ही बन जाता है कि भाई ये है प्रधान जी, इनके पति। तो वो इंप्लीमेंट होना चाहिए एट द ग्रास रूट लेवल। तो आपने एक बैलेंस व्यू दे दिया इसका,
पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, देन फेवर में आर्गुमेंट दे दिए, देन लिमिटेशन आपने बता दिए, देन यू हैव द एग्जांपल्स एंड देन यू हैव द कंक्लूजन। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन को आपने लिख दिया। अब देखिए ये समझने में आपको लग रहा होगा अभी आसान है, तो अगर आपको अभी आसान लग रहा है तो एग्जाम हॉल में भी आसान लगेगा, लेकिन उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा ये, और फिर वो चेक भी करवाना पड़ेगा। तो इसलिए जो तो क्लास के स्टूडेंट है कृपा करके लिखते रहिए, डिमोटिवेट तो नहीं होना है। कई बार हम कुछ हार्श चीज़ें बोल देते हैं आप लोगों को कि ये नहीं हो रहा है या कैसे कर रहे हैं, तो बीच में आधे छोड़ भी देते हैं कई बार, क्योंकि ये बोलना पड़ता है ना। अगर हम बोलेंगे नहीं तो फिर आप इंप्रूव कैसे करेंगे। तो यही चीज़ें हैं। खैर, देन वी हैव कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कुछ एक कॉन्टेक्स्ट पूछा गया, और कॉन्टेक्स्ट किसका होगा, हो सकता है वो अभी करंट अफेयर में कोई चीज हुई होगी और उसके बारे में आपको पूछा गया है, तो दीज आर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। कोई कॉन्टेक्स्ट पूछा गया है कि इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताइए पर्टिकुलरली, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, है ना। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कैसे होता है, जैसे वी हैव दिस डेवलपमेंट इज बोथ द कॉज एंड द इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर इन हिमाचल प्रदेश, डिस्कस विद द रिसेंट एग्जांपल्स। कि डेवलपमेंट जो है दैट इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर, कॉज भी है इफेक्ट भी है उसका, जो आप हम डेवलपमेंट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे आपको आपदाएं, बहुत सारे आपको जो ये डिजास्टर है वो देखने को मिले, और अभी मिल भी रहे हैं। तो हो सकता है फिर से ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप उसको अप्रोच कैसे करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। द डिफरेंस इज कॉन्टेक्स्ट का शॉर्टर बैकग्राउंड, 2-3 लाइन देना है, क्यों ये हुआ, हाल ही में कहां पर आपको ऐसी आपदा देखने को मिली, चाहे वो आपका सिराज वैली में हो, ठीक है, चाहे वो आपका शिमला में हो, चाहे वो आपका चंबा में हो, कहीं पर भी आप दे रहे हैं, चाहे वो आपका कुल्लू में हो, किसी का एक एग्जांपल उठा करके इंट्रोडक्शन में दे दीजिए। इतना ही तो आपको बताना है कि यहां पर हाल ही में ये चीज आपको देखने को मिली। और दूसरा है स्टैटिक और जो डायनामिक नॉलेज है, उन दोनों को क्लब कर देना है, एक ही चीज तक नहीं जाना है। स्टैटिक वाला पोर्शन लिखना है और जो आपका डायनामिक में वो भी लिखना है। डाटा इफेक्ट्स और रिसेंट जो डेवलपमेंट है उनसे लिंक करना है। कैसे करना लिंक हम बताते हैं आपको। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस क्वेश्चन, यही वाला कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजास्टर इन हिमाचल प्रदेश। तो हम क्या बता रहे हैं, इसके ऊपर में डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, रोड, हाइड्रो पावर्स, ये किस तरीके से डिस्टेबलाइज कर सकते हैं यहाँ के इकोसिस्टम को, क्योंकि यहाँ का जो इकोसिस्टम है, जो डिजास्टर प्रोफाइल है, दैट इज वेरी वेरी वीक। यहां पर थोड़ा सा भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाएगी यहां सामने, अभी ऐसा ही होगा यहां पर। तो एक तो आप वो बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में, किसी भी तरीके से आप बता रहे हैं, या कोई रिसेंट एग्जांपल आप दे रहे हैं। फिर आप क्या बता रहे हैं, डेवलपमेंट एज अ कॉज ऑफ डिजास्टर, डेवलपमेंट एज अ कॉज ऑफ डिजास्टर आप बता रहे हैं, देन डिजास्टर हैम्परिंग द डेवलपमेंट, बिकॉज यहां पर दो चीजें पूछी गई है, इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट, बोथ है ना, दो है, तो बोथ का मतलब दोनों चीजें आनी चाहिए आपके पेपर में, आपके आंसर में। अगर वो दोनों चीजें नहीं आ रही है, इट मींस यू आर लैकिंग समवेयर। तो आपको ये दोनों चीजें बतानी पड़ेगी, कॉज एंड इफेक्ट। तो हमने भी यहां पर क्या कहते हैं, पहले बताया डेवलपमेंट एज अ कॉज ऑफ द डिजास्टर, किस तरीके से वो डिजास्टर कर रहा है, जैसे हाईवे बना रहे हैं, हाईवे का वाइडनिंग कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, जो हिल का कटिंग है वो हम ऐसे कर रहे हैं, मलाना 1 हाइड्रो, ये आप एग्जांपल दे रहे हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए, एंड यू हैव टू गिव द एग्जांपल because you have to justify your example with the recent example, discuss with the recent example. So you have to discuss this question with the recent example but also defining this term cause and effect. Clear? तो अच्छे से आपको समझ आया होगा मे बी। अगर आपको समझ आ रहा है तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को। खैर अभी तक तो लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, है ना। चलो उससे तो होगा क्या, लेकिन फिर भी हमें पता चल जाएगा कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। तो हमने क्या बताया यहां पर, देखो दिस इंट्रोडक्शन आपने बता दिया, मेन बॉडी में आपने बता दिया, आर्गुमेंट, सॉरी ये नहीं था, ये था डेवलपमेंट एज अ कॉज ऑफ डिजास्टर। तो कौन से वो कॉजेस थे, फिर आपने इसको जस्टिफाई भी कर दिया विद दिस मलाना 1 हाइड्रो पावर, एंड देन डिजास्टर हैम्परिंग डेवलपमेंट। जो डिजास्टर होती है तो उससे डेवलपमेंट भी क्या हो रहा है, हैम्पर हो रही है ना। हमने इतने सारे प्रोजेक्ट बना दिए, रिसेंटली 10,000 करोड़ जो इकोनॉमी को लॉस हुआ, 10,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ 2023 में जो आपदा आई हिमाचल प्रदेश में। इट मींस जो डेवलपमेंट है वो भी तो कम ही हो रही, हैम्पर हो रही है ना। जो हम कोई प्रोजेक्ट छेड़ रहे थे उतने में भैया वहां पर डिजास्टर हो गया। अभी मंडी में, सिराज वैली में हम सुन रहे थे कि कहीं पर एक बहुत बड़ी पाइपलाइन जो है उसका काम चला हुआ था, लेकिन तो उतना बड़ा बाढ़ वगैरह कुछ आई और उससे वो खत्म हो गया सब कुछ, लोगों के घर बर्बाद हो गए। अब उतनी डेवलपमेंट वहां पर की थी, रोड्स बनाए थे, पाइपलाइन बिछी थी, लोगों की जानें चली गई, लोगों के घर चले गए, फिर से बनाने पड़ेंगे,
तो ये सब चीजें जो है हमें फिर से करनी पड़ेंगी, तो आप उसके बारे में यहां पर बता रहे हैं और उसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। जैसे आपका मंडी में हुआ, कुल्लू में हुआ, रिसेंट मॉनसून ट्रिगर्ड द रोड क्लोजर्स इन द सर्विस डिस्ट्रप्शंस, एंड देन यू हैव द कंक्लूजन कि ये जो साइकिल है, ये साइकिल जो है वो चली ही आ रही है, लेकिन साथ ही साथ में आपको ये भी कंक्लूजन में देना है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। चाहे हम यहाँ पर क्लाइमेट की बात करते हैं, चाहे यहाँ पर गवर्नमेंट फंड की बात करते हैं, चाहे लोगों की अवेयरनेस की बात करते हैं, चाहे कुछ और भी बात कर सकते हैं, पॉल्यूशन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन भी तो एक रीजन है ही इसके पीछे। तो इन सब चीजों की आप बात कर रहे हैं कंक्लूजन में। सो यू हैव दिस क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश डिस्कस विद द रिसेंट एग्जांपल। अब आपको ये थोड़ी सी चीज समझ में आ गई। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट वन वाज डायरेक्ट क्वेश्चन, सेकंड टाइप वाज ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, एंड द थर्ड जो आपका ये था कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्रॉडली हमने 3 में ही डिफाइन किया है। अब चर्चा करते हैं कि आज जो डायरेक्टिव्स हैं उनका आप यूज कैसे करेंगे एचपीएस मेंस में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी जाए। कोशिश हम करेंगे शॉर्ट में करने की, लेकिन कितना ही शॉर्ट कर पाएंगे फिर भी, तो इसलिए आपको यहां पर देखकर ध्यान से देखो। तो व्हाट आर दीज डायरेक्टिव्स? डायरेक्टिव्स क्या है? डायरेक्टिव है, मैं आपको कह रहा हूं कि यहां से राइट लो, लेकिन आपने क्या कर दिया, उससे लेफ्ट ले लिया। तो लेफ्ट नहीं लेना है, आपको राइट ही लेना है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन दी गई है पहले से ही, डायरेक्टिव है पहले से ही, ये बताया गया है आपको कि आपको राइट ही जाना है। अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। अगर आपको कहा गया है कि आपको टेढ़े मेढ़े जाना है, लेकिन आप सीधे ही जा रहे हैं, तो वो भी गलत बात है। फिर एग्जामिनर जो पूछ रहा है वही आपको जवाब भी देना है। आपको बेशक बहुत कुछ आता होगा उस टॉपिक पर, लेकिन उस टॉपिक पर वैसा नहीं बताना है जैसा कि आपको आता है, बताना वही है जो पूछा गया है। तो बस वही बात है। डायरेक्टिव जो सवाल में दिया गया है कीवर्ड है, जैसे यूपीएससी हो चाहे वो एचपीपीएससी हो, ये कीवर्ड्स हो सकते हैं, इलुसिडेट, कमेंट, डिस्कस, एनालाइज, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एक्सप्लेन, ये सारी चीजें। तो ये डायरेक्शन दे रहा है आपको कि व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट, 2 चीजें ये बता रहा है, लेकिन हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई यहां पर भी लिखा हुआ है, कुछ एक सेम क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सेम क्वेश्चन पर डिफरेंट डायरेक्टिव हो सकते हैं। कि मैंने कहा डिस्कस क्रिटिकली द व्यू ऑफ लाला लाजपत राय ऑन स्वराज, क्वेश्चन आया था, एचएस मेंस में आया था क्वेश्चन। वैसे ही हो सकता है क्रिटिकली एग्जामिन पूछ लिया जाए, चेंज हो गया ना, एक यहां पर था, यहां पर कुछ और पूछ लिया गया। तो सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्टिव्स। तो कैसे करके उनका जवाब देंगे आप, ठीक है। कॉमन स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कंटेंट लिखते हैं, लेकिन डायरेक्टिव की जो कमांड है उसको एड्रेस ही नहीं करते हैं। जो डायरेक्टिव है उसकी डिमांड क्या है वो छूट देते हैं। खासकर 1-2 साल में डायरेक्टिव इंटरप्रिटेशन वीक रहता है, जो भी प्रिपरेशन अभी तक कर रहे हैं। इसीलिए जिनका अभी पहली बार में मेंस हुआ है, इसने अभी पहली बार का मेंस हुआ है, तो कृपा करके ये गलती नहीं करना है। आपको रियलाइज होगा अभी 1-2 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि मेंस तो कर लिया था मैंने, पहली बार मेंस भी हुआ था, लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाए। और वो क्यों नहीं कर पाए, अगर समय रहते आपको वो पता नहीं चला। इसीलिए देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, जो मैंने पहले आपको कहा, गाइडेंस एंड मिस गाइडेंस में बहुत कम रोल रहता है, बहुत कम अंतर रहता है। कि पढ़ते रहते हैं, पढ़ना नहीं है। पढ़ना इज डिफरेंट, पढ़ आप चुके हैं, पढ़ आप प्रीलिम बहुत पढ़ चुके हैं आप। अगर अभी भी पढ़ ही रहे ना, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना यहाँ पर। तो पढ़ आप पहले ही चुके हैं। जैसे कि आपने कई बार ऐसा देखा होगा, जिनका हाल ही में, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जो पहले से जॉब कर रहे थे उनका एचएस मेंस हो गया, लेकिन जो पहली बार मेंस दे रहे थे उनका नहीं हुआ, या 2-3 बार जो मेंस दे रहे थे उनका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या एनालाइज किया आपने इस चीज पर? क्या सोचा कभी इस बात पर? सोचा इसलिए क्योंकि उन्होंने उस चीज को अप्लाई किया है, और आप जो हैं वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसको सिर्फ रीड कर रहे हैं। तो रीडिंग इज डिफरेंट, अप्लाइंग दैट कंटेंट इज डिफरेंट। तो आपको वो सिर्फ अप्लाई करना है, पढ़ने पर कम ध्यान दो, उसको रिवाइज करने पर या लिखने पर ज्यादा ध्यान दो, तब जाकर के हो सकता है। ऐसे तो फिर मुश्किल सी बात है। सो वी हैव कीवर्ड पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन के कीवर्ड पर ध्यान दो कि कीवर्ड क्या है, और ये ध्यान रखो कि इस कीवर्ड में मुझे क्या क्या लिखना है। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। कि मान लीजिए ये रिसेंटली देयर वाज अ रिपोर्ट बाय द आरबीआई,
और आप उसको रिपोर्ट को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं दैट द रेपो रेट विल बी दिस, या फिर अभी जो इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन रेट विल बी दिस। फिर आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दे रहे हैं कि दिस इज माई मेन पॉइंट बट आई हैव टू गिव द आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड देन यू हैव टू गिव द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एंड देन यू हैव गिव द कंक्लूजन। बट आपको लिखना क्या है वो अलग इशू है। आपने रिसेंटली यहाँ पर तो लिख दिया, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फेवर में क्या लिखेंगे आप, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। फिर आर्गुमेंट अगेंस्ट में क्या लिखना है, 1 पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है, देन यू हैव द कंक्लूजन। बात खत्म हो गई। इतना ही तो लिखना था ना। आपने आंसर को इतना चौड़ा, इतना इधर उधर खींच दिया, बहुत मुश्किल बना दिया। चीजों को मुश्किल नहीं बनाना है, उनको आसान बनाना सीखो और वो आसान हो जाएंगी जब आप इसको समझ जाएंगे। तो एक बार यहां पर देख करके, पहला है डिस्कस हमारे पास। अगर आपको पूछ लिया गया डिस्कस पे क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल एचपीएस मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिवॉइड ऑफ एनी डेल्टा, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का था ये, अरे ये तो एक्सप्लेन का आ गया, डिस्कस का भी होगा मे बी यहां पर। अच्छा क्रिटिकली डिस्कस था ये, चलो यहीं पर है, यहीं से आपको डिस्कस समझ आ जाएगा। ये वही वाली स्लाइड वहां पर आ गई। तो पहला कोई इशू है या प्रॉब्लम है, उन पर चर्चा करनी है डिस्कस में। अब डिस्कस में क्या होगा ना, मैं और आप किसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं तो उसी से ही तो डिस्कस आया है ना। तो डिस्कशन करने के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप किस बात पर डिस्कस करना चाहते हैं। आप ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड आया है वो क्यों आया है, क्या कारण थे उसके, आप डिस्कशन कर रहे हैं उस बेस पर। तो ये आपका डिस्कशन का पहला मुद्दा हुआ। या फिर डिस्कशन किसी और चीज पर भी हो सकती है कि रिजर्वेशन चल सकती है या फिर नहीं चल सकती है। डिस्कशन इस बात पर कि जो हिंदी का पेपर है वो डिफिकल्ट हो रहा है हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए ही, इंग्लिश वालों के लिए तो हो ही रहा है, वहां पर भी आप डिस्कस कर, तो यू हैव द पॉइंट। डिस्कशन किस पर होगी वो तो आप पहले बताएंगे ही बताएंगे ना, तो सेम डिस्कशन में भी आप वही बताएंगे। अब डिस्कशन में क्या होगा, या तो आप उसके प्रो बताएंगे या उसके कॉन्स भी बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आ रही है, ठीक है, या हिमाचल टूरिज्म जो है, टूरिज्म मान लेते हैं, तो डिस्कस, वहां पर डिस्कस लिखा गया है लेकिन क्वेश्चन किससे, टूरिज्म से। तो आप क्या बता रहे हैं, उसका पॉजिटिव बता रहे हैं पहले कि भैया टूरिज्म आने से हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, टूरिज्म से इकोनॉमी को, यहाँ की जो लोग हैं, एनवायरनमेंट है, उससे क्या हानि पहुंच सकती है। तो आप दोनों चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि भाई टूरिज्म तो आ रहा है वो ठीक है, स्टार्टिंग में आपने बता दिया कि इतने परसेंट जो है कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के लिए, और इतने परसेंट लोगों को जो 14% समथिंग उनको वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, 7% के आसपास जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया। देन यू हैव द मेन पॉइंट जो आप बॉडी में बता रहे हैं, प्लस पॉइंट बता रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं, कंक्लूजन हो गया, खत्म होगी बात। डिस्कस ही तो कर रहे थे ना आप, तो डिस्कशन आपकी खत्म हो गई कि यही तो थी डिस्कशन। आपको कुछ नहीं बताना ना, आपको अपने ओपिनियन नहीं बताने हैं, आपको किसी और के ओपिनियन नहीं बताने, आपको कोई स्टेटमेंट नहीं देनी है, कोई थीसिस नहीं लिखनी है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ स्टेटमेंट जो आपको आता है वही डिस्कशन जो अभी रिसेंटली हुआ था। तो आप क्या बता रहे हैं इसमें, प्रो और कॉन्स और सपोर्ट या अपोज में जो है वो दोनों पक्ष आपको लिख रहे हैं। यहाँ पर हर पॉइंट को एग्जाम्पल या एविडेंस से सपोर्ट करना है। कैसे करेंगे, किस तरीके से करते हैं, मान लीजिए सपोर्ट में आप दे रहे हैं, तो सपोर्ट में आप क्या दे रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, नई राय, नई मंजिल ये स्कीम चलाई हुई है, हिमाचल प्रदेश ने टूरिज्म पॉलिसीज के लिए लॉन्च की हुई है, तो ये आप इसके फेवर में कुछ एक पॉइंट्स दे रहे हैं। वैसे ही आप नेगेटिव में भी जब पॉइंट लिख रहे हैं तो उसके भी आपने पॉइंट दे दिए कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ठीक है आ तो रहे हैं लेकिन पोल्यूशन भी तो हो रहा है। वो यहां पर आप नेगेटिव पॉइंट में बता रहे हैं कि ट्रैफिक में जो मैनेजमेंट है वो करना आसान नहीं हो पा रहा है हिमाचल के लिए। तो क्या लिखेंगे आप इसमें, इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक का शॉर्ट बैकग्राउंड जो भी डिस्कशन करने के लिए आया होगा, तो एक शॉर्ट ये बैकग्राउंड आप देंगे उसके बारे में, फिर पॉजिटिव जो सपोर्टिव पॉइंट्स होंगे, फिर नेगेटिव जो अपोजिंग पॉइंट्स होंगे, जैसे कि हमने यहां पर कहा, ठीक है, सपोर्टिव और नेगेटिव पॉइंट्स, और फिर लास्ट में जाकर के कंक्लूजन जो उसकी शॉर्ट समरी होगी, बैलेंस्ड फाइनल व्यू। किस तरीके से इस दोनों का बैलेंस क्या हो सकता है कि टूरिज्म है हिमाचल प्रदेश में आ रहा है लेकिन ठीक है हमें इसका मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा, पोल्यूशन पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। ये हिमाचल की प्रदेश की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है उसके लिए तो ठीक ही है, लेकिन साथ ही साथ में देयर आर सम चैलेंजेस दैट हैव टू बी एड्रेस्ड। खत्म होगी बात, कितनी ही बात थी उसमें, है ना। चलिए, देन वी हैव, चलो ये हो गया क्रिटिकली डिस्कस। अगर इसी में ही डिस्कस में ही क्रिटिकली ऐड कर दिया जाए, अब क्रिटिक का मतलब क्या है, क्रिटिक का मतलब है आलोचना, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। अब पहले आलोचना नहीं कर रहे थे, पहले सिर्फ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब आप आलोचना भी कर रहे हैं। तो जैसे कि इसमें आप डिस्कस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ में इवेलुएट भी कर रहे हैं।
ठीक है। जैसे कि टॉपिक का शॉर्ट बैकग्राउंड दे दिया आपने, वही डिस्कशन वाला सेम पॉइंट आपने दे दिया यहाँ पर, फिर पॉजिटिव पॉइंट बता दिए एग्जाम्पल के साथ में ही, वैसे ही फिर यहाँ पर भी नेगेटिव पॉइंट बता दिए विद एग्जाम्पल, वो भी बता दिए। आपको क्या करना है, ईच पॉइंट का इवेल्यूशन करना है विद रेलेवेंस, इंपैक्ट एंड प्रैक्टिकलिटी, कि इस चीज का कितना इंपैक्ट है। सेम आप डिस्कशन में कर रहे थे, लेकिन वहां पर आप इतना डीपली नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको आलोचना करनी है, यहां पर आपको आलोचना करनी है। आलोचना किस तरीके से हो सकती है? अगर आप कहते हैं कि टूरिज्म ही है, टूरिज्म से इतना % लोगों को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ये सब चीजें मिल रही हैं, लेकिन क्या हमें सिर्फ इसी पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? क्या हम दूसरी इंडस्ट्री की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं? हम कितने ही देर तक यहां पर सस्टेन कर पाएंगे? अगर कर रहे हैं तो इसके अलावा क्या हमारे पास ऑप्शंस है? अगर हिमाचल प्रदेश में लोग आ रहे थे अभी तक, तो वो बर्फ की वजह से आ रहे थे, शिमला में लोग आ रहे थे बर्फ की वजह से, लेकिन अब शिमला में बर्फ नहीं पड़ रही है, तो हिमाचल प्रदेश के पास अब क्या ये हो, शिमला में अब लोग क्यों आएंगे? क्या रीजन यहां पर आने के? अब आप क्या कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को क्रिटिकली आप एग्जामिन भी कर रहे हैं, क्रिटिकली आप इवेल्युएट कर रहे हैं। इवेल्युएट का मतलब क्या है? आपने मुझे आंसर कॉपी दी, मैं उसको इवेल्युएट ही कर रहा हूं ना। क्या आपने अच्छा लिखा कि बुरा लिखा? अच्छा लिखा तो मैं उस तरीके से पॉइंट दे रहा हूं आपको, आपने खराब लिखा तो उस तरीके से आपको पॉइंट मिल रहे हैं। फीडबैक की जो क्लासेस हैं उसमें आपको वैसे हम बता रहे हैं, लाइव क्लासेस में आपको, कि ये पॉइंट आपने ऐसा लिखा, आप ऐसे लिख सकते थे, कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, कहीं इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा लिख रहे हैं, कहीं छोटा लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन, कहीं कंक्लूजन खत्म कर रहे हैं, कहीं ऐसे में कनेक्टिविटी नहीं बैठ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको इवेल्युएट कर रहे हैं, और उस इवेल्युएशन के बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, यहां पर ये नहीं हो सकता था, यहां ये हो सकता था। तो वही तो ही इवेल्युएशन। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, आप इवेल्युएट कर रहे हैं प्लस डिस्कस भी कर रहे हैं। जैसा कि पीछे था, डिस्कस भी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे थे पीछे तरफ, यहां पर क्या कर रहे हैं, आप इवेल्युएट भी कर रहे हैं। आई होप कि दिस इज क्लियर कि दोनों में अंतर क्या होता है, इवेल्युएशन करने का मतलब क्या होता है। आगे कहीं इवेल्युएट का भी आएगा ना, तो सिंपल सी बात है, इवेल्युएट करने का मतलब ही तो यही है कि हम आपको इवेल्युएट कर रहे हैं। किस बेस पर हम आपको इवेल्युएट कर रहे हैं? जो आपने लिखा हुआ है उस बेस पर हम आपको इवेल्युएट कर रहे हैं कि यहां ये नहीं आना था, ये आना था। तो आप भी तो ऐसे ही बताएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। जो हम कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए ये जो हम पॉलिसी ला रहे हैं, जो हम एनपीएस ला रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम ला रहे हैं, दैट इज गुड, ये तो ठीक है। लेकिन हम ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हो सकता है इकोनॉमिक जो बर्डन है वो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे? तो आप उस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, हर एक पॉइंट का इवेल्युएशन भी होगा, रेलेवेंस जो आपने ऊपर लिख चुके होंगे उसी का यहां पर आपको इवेल्युएशन कर देना है। जैसे क्रिटिकली डिस्कस द मेजर ट्राइबल अपराइजिंग, सिविल रिबेलियंस एंड सेपॉय म्यूटेशंस इन इंडिया, जो एसपीएस 2023 में आया है क्वेश्चन। तो पहले क्या बताया आपने ये पहले बता दिया कि मेजर जो ट्राइबल अपराइजिंग है, ठीक है, वो कैसे हुई। उसके बाद आपका डिफाइन द टाइम फ्रेम एंड कब की बात है ये, 1757 के बाद की कहानी है। तो 1757 से लेकर के 1856 तक क्या हुआ। तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या किस तरीके से आपका जो ट्राइबल अपराइजिंग है या सिविल रिवेलियंस है एंड सेपोय म्यूटिनीज भारतवर्ष में होती हैं इस बीच में ही। फिर आप बता रहे हैं पहला ट्राइबल अपराइजिंग, 3 चीजें पूछी गई है ना, ट्राइबल अपराइजिंग, फिर आप बता रहे हैं सिविल रिवेलियन जो हुए, फिर आप बता रहे हैं सेपोय म्यूटिनी जो हुई, ठीक है। अब आपने ये 3 चीजें यहां पर बता दी कि ये जो यहां पर थी वो हो गया था। अब ट्राइबल अपराइजिंग का इवेल्युएशन क्या हो सकता है, व्हाट इज द इवेल्युएशन ऑफ द ट्राइबल अपराइजिंग्स, कि भैया ट्राइबल अपराइजिंग जो हुई वो किसी छोटे क्षेत्र में ही हुई, उनके जो मुद्दे थे वो पूरे भारतवर्ष के मुद्दे तो थे नहीं, किसी एक क्षेत्र के ही मुद्दे थे, और साथ ही साथ में उसमें लीडरशिप भी नहीं थी। तो जब आप ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में बात बता रहे हैं तो 2-3 आपने चीजें बता दी, देन यू हैव टू गिव दिस इवेल्युएशन। लिखना नहीं है वहां पर कि इवेल्युएशन हेडिंग कर दिया आपने, क्या उनकी वीकनेस थी, क्या उनकी स्ट्रेंथ थी, तो वो आपने एक बार में बता दी। दूसरा आप बता रहे हैं सिविल रिबेलियंस, कि कौन कौन सी सिविल रिबेलियंस हुई थी, लेकिन उनके क्या पॉजिटिव पॉइंट थे, क्या उनके नेगेटिव पॉइंट थे। देन यू हैव दिस सेपॉय म्यूटिनीज। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करके देखो, जितना आप क्वेश्चन को तोड़ेंगे उतना आपका आंसर आ जाएगा, उतना अच्छा आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आपने तोड़ा सेपॉय म्यूटिनीज को कि भैया ये सेपॉय म्यूटिनीज हुई थी और ये आपकी कहानी चल पड़ी, अब क्या हो रहा है कि मेजर स्टूडेंट इन सेपॉय म्यूटिनीज को पढ़ने में लगे भैया पढ़ लिया आपने बहुत पढ़ लिया है, आपने एचएस कर लिया है क्रैक, अभी पढ़ने भी जाएंगे तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। तो ये तो नहीं करना है, अप्लाई करो चीजों को। बस यही क्वेश्चन आपके सामने है, जो जिसने अप्लाई करना सीख लिया वो आपसे अच्छा लिख जाएगा, आप पढ़ने में लग जाएंगे, पढ़ने में रह जाएंगे।
ये सिलेबस नहीं हुआ, वो सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं होगा, कभी कंप्लीट नहीं होता सिलेबस। ना कोई कोचिंग अकेडमी कर पाएगी, ना कोई कुछ कर पाएगा। अगर वो पहले से चला हो तब तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेंस अभी दे रहे हैं, कितने में टाइम कर पाओगे? जो सुबह उठ रहा है, रात को जाग रहा है नींदों में, जिसके हाथ में निशान पड़ रहे हैं, वही करेगा। तो आप इस बात को समझिए। तो आपने बता दी सब चीजें, और लास्ट में एंड में फिर से आपने एक इवेल्यूशन दे दी, ओवरऑल इवेल्यूशन दे दी कि ये रिवोल्ट जो ट्राइबल रिवेलियन थी, सिविल रिवेलियन थी और सेपोय रिवेलियन थी, वो किस तरीके से भारतवर्ष में उन्होंने इस मॉडर्न टाइम पीरियड में हेल्प की, या उनकी लिमिटेशंस क्या थी, वो खत्म हो गई। देन यू हैव द कंक्लूजन। ठीक है, देन वी हैव डायरेक्टिव एक्सप्लेन। अब मैंने आपको कहा एक्सप्लेन, अब क्या आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बताना है? हाँ, मैं आपके दिमाग में कुछ आएगा? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अल नीनो एंड ला नीना। क्या कुछ आ रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव बता दें? इसमें नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है ना। एक्सप्लेन द टर्म सोशलिस्ट, एक्सप्लेन द टर्म सॉवरेनिटी, तो कुछ नहीं आ रहा है अभी दिमाग में कि भाई पॉजिटिव बताऊं पक्ष नेगेटिव बताएं। आप किस पर फोकस करना है? दो चीजों पर। जब एक्सप्लेन की बात आएगी, वाई एंड व्हाट, दो ही चीजें हैं, एक वाई एंड व्हाट। किसी कंसेप्ट या प्रॉब्लम या प्रोग्राम को स्पष्ट करना है आपको पूरे तरीके से, तो सिंपल क्लैरिटी चाहिए और क्लियर तरीके से आपको पेश करना है। तो क्या कर सकते हैं आप? बेसिक डेफिनेशन या मीनिंग उसका लिख सकते हैं एक्सप्लेन में। अगर मैं कह रहा हूं आपको एक्सप्लेन दिस टर्म, एक्सप्लेन द टर्म sovereignty and how the term sovereignty is declining, the term की ये जो पॉपुलर टर्म है sovereignty की, इसका जो रियल मीनिंग है that is changing day by day in the time of globalization। ऐसे करके आपको क्वेश्चन आ दिया, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। आपको क्या पूछा है? सॉवरेनिटी के बारे में एक्सप्लेन। तो आपके सॉवरेनिटी की डेफिनेशन दे दी, सिंपल सी डेफिनेशन आपने बता दी, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है उसको, सॉवरेनिटी को एक्सप्लेन करना है। फिर उसको जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें किस तरीके से सॉवरेनिटी जो है वो खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, वो आपको समझाना है। कितना ही अंतर रह जाएगा इसमें। तो आपने बता दिया व्हाई, व्हाट एंड हाउ, किस तरीके से, ये कारण क्या है, व्हाट क्या है एंड हाउ क्या है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है आपको कि द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज वेरिड एंड मैनीफोल्ड, एक्सप्लेन। तो इसमें तो एक्सप्लेन ही लिखा गया है, आपको बताना क्या है? एनजीओ का रोल, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रोल। तो आपने क्या बताया यहां पर? सिंपल सा बता दिया कि भैया व्हाट इज एनजीओ। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये होती क्या है? वॉलंटरी है, जो सिटीजंस है, सिटीजन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये आपने बता दिया। एंड देन आपने बता दिया किस तरीके से बैकग्राउंड है इनका, बताना है आपको ना, एक्सप्लेन करना है आपको कि 1990s के बाद, स्पेशली जो है पोस्ट इंडियन टाइम पीरियड में के बाद, इन्होंने किस तरीके से इनका रोल रहा, ग्रोथ हुआ एनजीओ का। देन वाई दीज एनजीओस, अगर हम एनजीओ के बारे में बता रहे हैं कि वाई, मैंने यही कहा ना आपको वाई, तो वाई दीज एनजीओस, ये एनजीओ होते ही क्यों हैं, और ये जो काम है वो किस तरीके से करते हैं, हाउ, यही था, या फिर व्हाट। तीन चीजें हैं। पहला है वाई, तो वाई का आप जवाब दे रहे हैं कि एनजीओ क्यों होते हैं, तो दे फिल गैप इन द गवर्नेंस सर्विसेज और रिप्रेजेंट मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, इनोवेट इन सर्विस डिलीवरी। व्हाट क्या करते हैं ये, उनके जो रोल्स हैं, ये उनके रोल क्या है। पहले आपने वाई किया कि इनकी जरूरत क्यों है, फिर आपने बताया कि इनका रोल क्या है। व्हाट में क्या बताते हैं आप? रोल ही बताएंगे आप इनका। देन हाउ, अगर रेलेवेंट है तब ये हाउ बताना है, नहीं तो जरूरत नहीं है। फिर हाउ में कैसे बता सकते हैं कि वे गवर्नमेंट से फंड लेते हैं या कैसे करते हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं तो, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपकी हाउ में आ जाएंगी अगर आप बताना है। लेकिन एटलीस्ट ये दो चीजें तो क्लियर होनी ही चाहिए, एक आपका वाई और एक आपका व्हाट। ये दोनों चीजें आपकी इसमें से क्लियर हो जानी चाहिए कि इन दोनों का अर्थ आखिरकार क्या हो सकता है, संभावना क्या है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट टर्म वाज एक्सप्लेन। नाउ वी हैव एग्जामिन। एग्जामिन से मतलब है, देखो एक्सप्लेन क्या था, एक्सप्लेन आपने बता दिया, सिंपल सी ये एक्सप्लेन कर दिया आपने। व्हाट एंड हाउ वाली जो कहानी है, व्हाई एंड हाउ एंड व्हाट, सिंपल सी कहानी आपने एक्सप्लेन में बता दी। लेकिन अब कह रहा हूं एग्जामिन, तो एग्जामिन में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, फिर उसके जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा कि एग्जामिन तो करना है
लेकिन एग्जामिन करेंगे कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपको ब्लड सैंपल दिया गया है, अब या ब्लड सैंपल आपको तो नहीं दिया गया है, ऐसा समझिए कि फॉरेंसिक वाले हैं, तो कई बार कहते हैं ना, वो टर्म यूज करते हैं कि हमने ये एग्जामिन करके ये पाया है, हमने एग्जामिन करके पाया है कि इसमें इस व्यक्ति का हाथ नहीं है। तो ये एग्जामिन करने में कितना प्रोसेस गया होगा पहले, कि किसी को पकड़ने में, दोषी सिद्ध करने में कितना समय लगा होगा, या फिर वो दोषी है या नहीं है उसको सिद्ध करने में कितना समय लगा होगा। तो सिंपल सी बात होगी कि एक्सप्लेन तो सिंपल है, लेकिन एग्जामिन में आपको वो देखना पड़ेगा कि वो सही है या फिर गलत है, वो कितने हद तक गलत है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें गहराई तक आप जांच करेंगे, कैसे आप बताएंगे? तो 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या उसकी डेफिनेशन से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और जो नेगेटिव है दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। फिर जो स्टेटमेंट है उसकी नेचुरल कुछ आलोचना के बिंदु भी हो सकते हैं, जैसे स्टेटमेंट का ब्रीफ मीनिंग क्या हो सकता है, आइडिया क्या है, देन स्ट्रेंथ और वीकनेस जैसे क्रिटिकली में हुआ था। इसमें क्या करना है आपको, फैक्ट्स और जो एग्जांपल्स है और जो डाटा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन बैलेंस जजमेंट, क्या ये सही है, क्या इसमें सुधार होना चाहिए। तो एग्जामिन करके आपने सब कुछ बता दिए। थ्रू अवर एग्जामिनेशन वी हैव फाउंड दिस पर्सन वाज गिल्टी। क्यों था गिल्टी, क्या हुआ, ऐसा ही होता है ना एग्जामिनेशन। कैसे समझिए इसको, एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन क्यों है? आपको जज करने के लिए ही है, और उस एग्जामिनेशन से ही आपको डीपली जज भी तो करना है ना, वो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो आपका नेगेटिव हो, कि भाई ये तो भैया हिंदी में तो काफी अच्छा है ना। कोई स्टूडेंट जो है इंग्लिश में काफी अच्छा है, अरे 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 हिंदी में तो बहुत गलत है, हिंदी में तो काम खराब हो गया। तो वो आपको क्या है, एग्जामिनेशन में यही चीजें तो जज की जा रही हैं कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कंटेंट है, क्या डेटा है, ये सब चीजें आप वहां पर बता ही तो सकते हैं। वही तो आपका एग्जाम है, एग्जाम एग्जामिनेशन, उसे आप याद रख लीजिए। लेकिन आपको वहां पर डेटा बताना पड़ेगा। डेटा कैसे बताते हैं? एग्जामिनेशन में क्या होता है, नंबर मिलते हैं ना, इस क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिले, दूसरे में 3 नंबर मिले। एग्जामिनेशन में डेटा भी होता है, एग्जाम में डेटा होता है ना, वैसे ही एग्जामिन, जी वाला जो एग्जामिन है उसमें आपको डेटा होगा। याद रखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जामिन, डिस्कस क्रिटिकली, एक्सप्लेन क्रिटिकली एक्सप्लेन, सब कुछ आपको समझ आ गया। अगर आया होगा तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। बाकी एक बार जिन जिन को समझ आया होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि आपको कितना समझ आया, कितने पानी में है, आप यहां तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। हम नेक्स्ट बार ऐसी वीडियो बनाएं, हिंदी के लिए बनाएं या फिर नहीं बनाएं, वो हमें पता लग जाता है। फिर नहीं तो ऐसे पता नहीं लगता है फिर कि आप यहां तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, कितने पहुंचे हैं। तो जब आप कमेंट करते हैं उस कमेंट से हमें पता लग जाता है कि हाँ यहां तक तो एटलीस्ट पहुंचे हुए हैं जो लगातार देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक तो आपको ये हो गया था। देन वी हैव दिस, एनालाइज में भी यही होता है लगभग, ब्रेक इनटू द पार्ट्स। एग्जामिन में दोनों चीजें आप देख रहे हैं, देन क्रिटिकल एग्जामिन में भी यही देख रहे हैं आप, प्लस स्ट्रॉन्ग जजमेंट यहां पर देनी पड़ती है आपको। यहां पर स्ट्रॉन्ग जजमेंट देनी पड़ती है, कहां पर, क्रिटिकल एग्जामिन में। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्ष बता करके एक लास्ट में जाकर के क्रिटिकल आपको एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट जब देनी पड़ती है, एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट पास करनी पड़ती है। एग्जामिन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज इंजॉयड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां पर भी क्या है, एग्जामिन ही तो है। ऐसे करके एग्जामिन से और भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन चलो यहां पर नहीं है, वो स्लाइड में आपको बता देंगे आगे अगर होगी तो। सो वी हैव दिस इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जुडिशियल रिव्यू है ना, लेकिन पूछा गया एग्जामिन, तो आपने सिंपल सी डेफिनेशन आपने बता दी उसकी कि क्या है ये आपका जुडिशियल रिव्यू। देन आप बता रहे हैं इसका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द स्टेटमेंट। देन आप स्ट्रेंथ बता रहे हैं जो पॉजिटिव है, देन वीकनेस आप बता रहे हैं, और यहीं पर आप एग्जांपल भी दे रहे हैं केशवानंद भारती केस का। जब पॉजिटिव पक्ष बता रहे होंगे तो पॉजिटिव पक्ष में आप एग्जांपल भी दे रहे हैं, नेगेटिव पक्ष बता रहे हैं तो उस नेगेटिव पक्ष में भी आप एग्जांपल दे रहे हैं कि कभी कभी इस जुडिशियल रिव्यू के तहत एनजेएसी के आपने देखा कि जिससे जुडिशियल का जजेस का अपॉइंटमेंट होना था लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने वो पॉलिसी मेकिंग में, कभी कभी जुडिशरी जो है वो पॉलिसी मेकिंग में भी हस्तक्षेप कर लेती है जिसके कारण दुविधा आती है, तो आप वो यहां पर बता रहे हैं। और लास्ट में आपने इवेल्युएशन कर दिया इसका, एग्जामिन का इवेल्युएशन कि वह बैलेंस बिटवीन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। तो इन दोनों का सिंपल सा हो गया। अब क्वेश्चन देखो, एग्जामिन द रोल ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एज एंजॉयड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डेफिनेशन, देन यू हैव द स्कोप ऑफ द स्टेटमेंट, कितनी स्कोप है स्टेटमेंट की जुडिशियल रिव्यू के, एज एंजॉयड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। जुडिशियल रिव्यू इंश्योर दैट नो लॉ और द एक्शन वायलेट द
violate the constitution and its safeguard fundamental rights and uphold the basic this structure doctrine. then पॉजिटिव पक्ष बता रहे हैं, पॉजिटिव पक्ष में साथ में एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, नेगेटिव पक्ष बता रहे हैं, नेगेटिव पक्ष में एग्जाम्पल बता रहे हैं. देन यू हैव द स्ट्रॉन्ग statements, strong concluding, sorry not strong but on a balanced approach, a balanced last में जाकर के आप बता रहे हैं. डायरेक्टिव इज इवेल्युएट. सो व्हाट इज दिस इवेल्युएट? यहां पर आप क्या लिख रहे हैं? प्रो और कॉन्स लिख रहे हैं, लेकिन अंत में ओवरऑल जजमेंट भी देना पड़ेगा आपको कि फायदा क्या है, ज्यादा नुकसान क्या है. इवेल्युएट करना है ना, तो इवेल्युएट करके आप क्या बता रहे हैं कि फायदा ज्यादा या नुकसान ज्यादा. कि इवेल्युएट कीजिए कि इस पेन के जो रोल्स हैं वो कितने हैं, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है. चलो इस पेन के रोल तो क्या ही बताएं, इवेल्युएट करके क्वेश्चन आया होगा कुछ. चलो हमने आई थिंक लास्ट में हमने नहीं बताए हैं, हाँ लास्ट में हमने एग्जांपल नहीं बताए हैं एचपीएस से, तो कुछ भी आ सकता है. इवेल्युएट क्या होता है? इवेल्युएशन, वैसा ही इवेल्युएशन जैसा हम दे रहे हैं आपको, इवेल्युएट कर रहे हैं. तो इवेल्युएशन में यही होता है कि आप कितने पानी में हैं, कितने पानी में नहीं है, फायदा ज्यादा है या फिर नुकसान ज्यादा है, उससे इवेल्युएट कर रहे हैं आप. इवेल्युएशन, तो इवेल्युएट में क्या होगा? यही ज्यादा नुकसान है ज्यादा फायदे हैं, दोनों के बता सकते हैं आप. लेकिन पहले आप शॉर्ट बैकग्राउंड बताएंगे उसका, फिर स्टेटमेंट का जो पूछा गया होगा, देन आप बता रहे हैं स्ट्रेंथ एग्जांपल और डाटा के साथ में ही, देन लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक्स एग्जांपल के साथ में ही, और लास्ट में फाइनल असेसमेंट बैलेंस, लेकिन वो क्लियर जजमेंट होनी चाहिए कि इससे ज्यादा नुकसान है या फिर ज्यादा फायदा है इवेल्युएट से. क्योंकि आप इवेल्युएट कर चुके हैं ना. अगर आप इवेल्युएट में भी आप ये बता रहे हैं कि बैलेंस सब व्यू बता रहे हैं, दैट इज नॉट इवेल्युएशन. तब आपने इवेल्युएट किया ही नहीं. उसका मतलब इवेल्युएट का ही मतलब है कि आप पूरा के पूरा उसको बता रहे हैं कि भाई ये इसके पॉजिटिव थे और ये इसके नेगेटिव थे, और ज्यादातर जो पॉजिटिव है वो ये हैं और ज्यादा नेगेटिव इसके हैं. तो वो आप लास्ट में बता रहे हैं. क्लियर जजमेंट है, बैलेंस है लेकिन वो क्लियर जजमेंट है. देन वी हैव कमेंट. कमेंट क्या होता है? अलग अलग पहलुओं पर और व्यूज को एनालिटिकल तरीके से पेश करना, और अंत में अपना ओपिनियन देना जो एक बैलेंस होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए. क्रिटिसिज्म की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है. यहां जो आपकी राय है वो ज्यादा जरूरी है. कमेंट में क्या है? आपको कमेंट करना है. आप जब कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब के चैनल में, आप जब कमेंट कर रहे हैं इस वीडियो के नीचे, क्या कमेंट कर रहे हैं आप? तो आपको जो समझ आया आप अपनी राय कमेंट कर रहे हैं कि ठीक है हमें इतना समझ आया, इतना समझ में नहीं आया, तो आपने वो कमेंट पास कर दिया, वो आपने लिख दिया नीचे. तो कमेंट में आप यही बता रहे हैं ना, आप ये नहीं आलोचना कर रहे हैं, हमारी आलोचना नहीं करेंगे. आप करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम इस शब्द को समझाने के लिए कह रहे हैं कि जब आप कमेंट में लिखेंगे तो आप कमेंट में ये लिखेंगे कि मुझे इतना समझ में आया और इतना मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट के थ्रू वो लिख दिया. लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि अरे इसने तो ऐसा किया, उसको वैसे किया, ये वाला ऐसा आना था, ये वाला वैसे आना था. तो वो कमेंट नहीं है. कमेंट तो वो भी है लेकिन वो इस वे में कमेंट नहीं है, ठीक है. आई होप कि आप समझ रहे होंगे. कमेंट का मतलब ही वही है जहां पर आपकी राय का महत्व हो. और आपकी राय का महत्व कब हो सकता है? जब आप उसको क्रिटिकली एनालाइज ना करें, जब आप क्रिटिक ना बन जाएं. आप अपनी शक्ति का यूज करें, एनालिटिकल जो शक्ति है उसका यूज करें कि कैसे करके इसका आंसर आ सकता है. तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस, एनालिटिकल तरीके से इसको पेश करना पड़ेगा आपको आंसर को. तो वही टॉपिक का शॉर्ट बैकग्राउंड देना है नहीं देना है, आपकी इच्छा है, या फिर कोई रिसेंट रिपोर्ट या कुछ अलग अलग जो पहलू हैं, पर्सपेक्टिव हैं, वो आपको लिखने पड़ेंगे कमेंट में. देन जो फैक्ट्स हैं, एग्जांपल हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए डाटा लिखना पड़ेगा, और लास्ट में अपनी राय देनी पड़ेगी. आपकी राय कमेंट में, आपकी राय है जो आप कमेंट में लिख रहे हैं अभी. देन वी हैव क्रिटिकली कमेंट. क्रिटिकली कमेंट में क्या हो जाएगा? क्रिटिकली जुड़ गया. अब सिंपल सी बात है, ये कमेंट प्लस सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करना है, दोनों याद रखने हैं. जब आप क्रिटिकली कमेंट कर रहे हैं, कमेंट में तो ये हो गया, लेकिन क्रिटिकली कमेंट में क्या हो गया? तो क्रिटिकली कमेंट में कमेंट तो आएगा ही आएगा, लेकिन दूसरा क्या आ जाएगा? सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन भी आ जाएगा. अब क्या जुड़ गया इससे? इवैल्यूएशन. तो इवैल्यूएशन के आधार पर अपनी जो राय है वो आपको देनी पड़ेगी. कैसी? रेलेवेंट एस्पेक्ट को कवर करना है, फिर प्रत्येक पहलू का इवैल्यूएशन करके मेरिट और डिमेरिट आपको लिखनी पड़ेगी. हर एक पहलू के जो आप पहलू लिख रहे होंगे उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है. यहां पर आप नहीं लिख रहे थे वो, ठीक है. यहां पर तो आप सिर्फ एग्जांपल लिख रहे थे, अलग अलग पक्ष लिख रहे हैं, लेकिन वो पक्ष कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है, कितना उसका इंपैक्ट पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, तो वो आप यहां पर बताएंगे, ना कि पिछले वाली स्लाइड में. देन वी हैव डिस्क्राइब. तो डिस्क्राइब में ये तो सिंपल सा डायरेक्टिव है. तो सिंपल में क्या है? एक शॉर्ट डेफिनेशन आप बता रहे हैं अगर डिस्क्राइब कहा गया है तो. देन वी हैव अपेरेंट फीचर्स या की फैक्ट्स को पॉइंट वाइज लिख रहे हैं.
इसमें आप डिस्क्राइब में आप पॉइंट वाइज डाटा सारा मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द हिमालयास, तो अगर ऐसा पूछा गया है डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द हिमालयास, डिस्क्राइब, तो आप सिंपली बता रहे हैं उनकी लोकेशन कहां पर है, हिमालयास की, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, रेंजेस कैसी है, मेजर पासेस कौन से है, क्लाइमेट इंपैक्ट क्या है, डिस्क्राइब आप कर रहे हैं, सिंपल सा डिस्क्राइब दिस 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 दिस। अगर मान लो आपको कहा जाए कि किसी लड़की ने आपसे पूछा या किसी लड़के ने आपसे पूछा कि हमारी खूबसूरती को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे कि भैया तुम्हारे जो बाल हैं बहुत घुंघराले बाल हैं, है ना, ये जुल्फें, ये घनी घनी जुल्फें तुम्हारी, आंखों के बारे में आप बता रहे हैं कि इतनी सुंदर सी आंखें हैं, बटन जैसी आंखें हैं, ऐसा बता रहे हैं आप कि तुम्हारा चेहरा चांद सा रोशन चेहरा है। तो तो कुछ भी आप इस तरीके से बता रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं सिंपल भाषा में। तो आई होप कि आप इसको रिलेट कर पाएंगे, इसको भी रिलेट कर ही पाएंगे। फिर अगर आप उसको सोचे उस तरीके से कि आपको किसी ने कहा कि डिस्क्राइब करो, हमारी ब्यूटी को डिस्क्राइब करना है, तो आप कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, उस खूबसूरती को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप, तो आपको वो सोचना पड़ेगा। तो डिस्क्राइब का अर्थ भी यही है। डिस्क्राइब का सिंपल सा अर्थ है कि आप बताइए कि आपको क्या दिख रहा है सामने, या उसके बारे में क्या है, आपको कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताना है। आप ऐसा ना बता दीजिएगा कहीं कि भैया तुम्हारे बाल घुंघराले हैं लेकिन बहुत ज्यादा घुंघराले हैं, स्ट्रेट होते तो अच्छा होता। तो ये जजमेंट नहीं दे रहे हैं ना, आप कमेंट पास नहीं कर रहे हैं, आपको वो पॉजिटिव ही बताना है। अगर आप कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखें बटन की तरह गोल हैं, या तुम्हारी आंखें तो बहुत छोटी छोटी आंखें हैं, तुम्हारी थोड़ी बड़ी आंखें होती तो अच्छा होता, तो ये आप इसमें नहीं बता रहे हैं, डिस्क्राइब में नहीं बता रहे हैं आप। हाँ, जहां पर आपको कमेंट करने के लिए कहा जाए कि कमेंट कीजिए, तो वहां पर आप बता सकते हैं। अगर आपको किसी लड़की ने कहा कि आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, तो क्रिटिकल तो आप बता ही सकते हैं कि तुम्हारे जो घुंघराले बाल हैं थोड़े कम हैं और छोटे हैं, बड़े होते तो ठीक होता, तुम्हारे चेहरे पर जो ये तिल है ये ठीक है, लेकिन अगर ये तिल ना भी होता तब भी जल जाता। तो आप ऐसा तो बता नहीं सकते हैं, आपको वो क्रिटिकली एनालाइज करना है। वो क्वेश्चन तक ठीक है, किसी के सामने अगर बोल दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बस इतना सा अंतर है इन सब चीजों में। देन वी हैव दिस इलेबोरेट, इलेबोरेट करना है आपको, विस्तार से बता दीजिए, कहानी विस्तार से बता दीजिए, अपने पुरखों से सब चीजें, सारी चीजें आप इलेबोरेट कर रहे हैं ना। अब एक टर्म है यहां पर, उसको इलेबोरेट, जैसे इलेबोरेट ऑन द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहले परिभाषित कीजिए, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, मीनिंग है, की प्रिंसिपल्स है, एग्जांपल फ्रॉम इंडिया, कंक्लूजन विद द इंपॉर्टेंस, ये सारा इलेबोरेट आप कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट को रिफ्रेज करके आप शुरुआत कर सकते हैं, जो स्टेटमेंट ऊपर पूछी गई होगी, यहां पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इलेबोरेट द कंसेप्ट ऑफ द इलेबोरेट द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपने यहीं से शुरुआत कर दी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दिस एंड नाउ एक्सप्लेन, डिटेल और एग्जांपल आपको बताना है, एक्सप्लेनेशन भी करनी है उसकी, डिटेल भी बताना है उसका, और साथ ही साथ में आपको एग्जांपल भी बताने हैं। क्लियर? देन वी हैव एलुसिडेट। एलुसिडेट में क्या करना है आपको, इलेबोरेट प्लस एग्जांपल्स, दो ही चीजें हो गई। देखो यहां पर इलेबोरेट में आप ये नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ इलेबोरेट कर रहे हैं, एग्जांपल आप यहां पर बता रहे हैं बेसिक, लेकिन वो अंतर है, यहां पर एग्जांपल की उतनी ज्यादा महत्वता नहीं है, लेकिन यहां पर इलुसिडेट में आप कर रहे हैं इलेबोरेट प्लस एग्जांपल्स। जैसे आप स्टेटमेंट को विस्तार से लिख रहे हैं, प्लस एक दो अच्छे जो रेलेवेंट एग्जांपल है वो यहां पर क्या है, जरूरी है, तो वो जरूरी है, वो चीज आप याद रखिएगा। तो इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट को रिफ्रेज करके आप शुरुआत कर रहे हैं, वैसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन, लेकिन एग्जांपल, केस स्टडीज, डेटा आर इंपॉर्टेंट, इवेंट्स आप कुछ इसमें बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल इलुसिडेट द रोल ऑफ द पंचायती राज इन रूरल डेवलपमेंट, तो आप क्या बता रहे हैं, रूरल उसके फीचर्स बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, एग्जांपल फ्रॉम द स्टेट्स, Which example have the best model of the पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, क्या कहीं पर प्रॉब्लम देखने को मिली, तो वो कहां पर प्रॉब्लम देखने को मिली, यही तो आप बताएंगे ना उसमें। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलस्ट्रेट, एंड देन वी हैव इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट में क्या होता है, किसी कंसेप्ट को डायग्राम, फ्लो चार्ट और फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलस्ट्रेट? इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, आंसर का आपका मेन पार्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कहीं पर आपका आ गया इलस्ट्रेट, तो इलस्ट्रेट में आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे, वो सब चीज तो अलग है, लेकिन एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, और बहुत सारा फ्लो चार्ट बना रहे हैं। ये तो आज सुबह नितिन ने याद दिला दी कि सर इस पर हमें क्लास लेनी है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो तब जाकर के हमें दिन को लगा कि हाँ इस पर क्लास ले ही लेते हैं, काफी टाइम भी हो गया है। तो थैंक्स टू नितिन, आई होप कि आप भी देख ही रहे होंगे।
तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, यहां पर हम ये बता रहे थे इलिस्ट्रेट में आपने ये सारा बता दिया। देन शॉर्ट डेफिनेशन आप बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, लेकिन उसमें डायग्राम और फ्लो चार्ट बता रहे हैं आप। इलिस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल में आप बता रहे हैं कि वाटर साइकिल कैसे कैसे चलता है, इस तरीके से, है ना। इवेपोरेशन होता है आपका, रेनफॉल होती है, ये बादल वगैरह फॉर्मेशन, वे सब चीजें बता दी आपने। बारिश आ रही है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, वाटर साइकिल का बता दिया आपने। इन्यूमरेट में क्या होता है? इन्यूमरेट में क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से आपको ये पॉइंट लिखने पड़ते हैं। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है। एक पॉइंट फॉर्मेट में आप लिख रहे हैं, जरूरी नहीं एक दो लिख रहे हैं, लेकिन आप उसको एक सिस्टमेटिक पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हैं। कई बार आपने लिखा होगा इन्यूमरेट में लिखा पॉइंट फॉर्मेट का यूज ज्यादातर। तो नंबर और ऑर्डर पॉइंट्स, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लास्ट में आप शॉर्ट समरी दे रहे हैं उसकी, पूरे पॉइंट्स की। तो आप क्या लिख रहे हैं उसको? पॉइंट फॉर्मेट लिखें। फॉर एग्जांपल, इन्यूमरेट द मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश। इन्यूमरेट आप यही कर रहे हैं, इन्यूमरेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप क्या कर रहे हैं? पहले आपने बता दिया शिवालिक है, मिडिल हिमालयस है, देन वी हैव ग्रेटर हिमालयस, देन यू हैव ज़ांस्कार। आप सबके बारे में एक एक करके बता रहे हैं कि क्या क्या उनका ये हो सकता है, ठीक है। देन डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है? दो चीजों के बीच में फर्क का पता लगाना, कि दो चीजों के बीच में कितना अंतर है। हम देख रहे हैं बैटरी खत्म तो नहीं होगी कहीं, ठीक है। दो चीजों के बीच में कितना फर्क है वो बताना है आपको। तो फीचर्स को, फंक्शन, इंपैक्ट, ये सारा का सारा सभी एस्पेक्ट कवर होने चाहिए। याद रखिएगा जब भी पूछा गया है डिस्टिंग्विश, तो इनको याद रखिएगा कि जब आपने डिस्टिंग्विश लिखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस, डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट, तो क्या आपने उसके फीचर्स के बारे में लिखा, क्या उसके स्कोप के बारे में लिखा, क्या उसके फंक्शन के बारे में लिखा, क्या उसके इंपैक्ट के बारे में लिखा? तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स। अगर आप कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो ये तो याद रख लो कि क्या मैंने ये पॉइंट लिख दिए हैं डिस्टिंग्विश में। अगर आपने लिख दिए हैं तो आपका आंसर भी ठीक है। फिर वो टेबल फॉर्मेट में हो सकता है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में हो सकता है। टेबल फॉर्मेट में आप ऐसे बता रहे हैं, यहाँ पर आपने वेदर बता दिया और यहाँ पर आप क्लाइमेट बता दिया। कंपेयर एंड द कॉन्ट्रास्ट, फॉर एग्जाम्पल कंपेयर एंड द कॉन्ट्रास्ट लोकसभा एंड राज्यसभा, तो आप क्या बता रहे हैं उसमें? एक कंपेयर भी करना है और कॉन्ट्रास्ट भी करना है, यानी कि आपको पॉजिटिव भी बताना है, सिमिलरिटी भी बतानी है और डिफरेंसेस भी बताने हैं। उन दोनों पक्षों को लिखना है और कंक्लूजन में बताना है कि सिमिलरिटी ज्यादा है या फिर डिफरेंसेस ज्यादा है। तो यू हैव दिस कंपेयर एंड द कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। ऐसा क्वेश्चन आया है और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो आपको यहां से भी क्लियर हो जाएगा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, पॉजिटिव सिमिलरिटी बतानी है और उनके डिफरेंसेस बताने हैं, और साथ ही साथ में कितनी ज्यादा है, कौन कम है। एंड कंपेयर, अगर सिर्फ कंपेयर लिखा हो तो हेड टू हेड कंपैरिजन लिखना है सिर्फ, ठीक है। कंपेयर में हेड टू हेड कंपैरिजन लिखना है, वहां पर सिमिलरिटीज नहीं आएंगी। तो ये आपके ओके पॉइंट। देन वी हैव सब्सटेंटिएट। सब्सटेंटिएट में क्या मतलब हो गया? किसी स्टेटमेंट को आप साबित करना चाह रहे हैं। सब्सटेंटिएट दिस, आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन, पहले वाला ही क्वेश्चन था कहीं पर, है ना, वहां पर सब्सटेंटिएट का यूज किया गया था। आप देखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख करके एग्जामिन को कन्विंस करना है आपको, एग्जामिनर जो है उसको कन्विंस करना है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट पहले दे रखी है कि सब्सटेंटिएट दिस स्टेटमेंट। आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन जो महिला से संबंधित था कुछ, अगर यहां पर नहीं मिला तो आप उसको जाकर के देखिएगा। दिस सब्सटेंटिएट योर आर्ग्यूमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। तो डू यू थिंक हेल्थियर एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ women in decision making bodies will ensure a more just and equitable society? Substantiate your argument with this suitable example. तो आप क्या लिखेंगे यहां पर सब्सटेंटिएट में, जो हम लास्ट स्लाइड में आपको बता रहे हैं। सब्सटेंटिएट मींस दिस, यहां पर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख करके एग्जामिनर को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि भैया ठीक है, आप जो स्टेटमेंट कह रहे हैं कि हाँ इस तरीके से हम महिलाओं को सोसाइटी में इक्वल जस्टिस दे सकते हैं, इक्वलिटी जो है महिलाओं को इस तरीके से आ सकती है, चाहे वो रिजर्वेशन के थ्रू हो, उनको ज़्यादा रोल दे करके, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन वो काम होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पर, जैसा हम पहले कह रहे थे। तो स्टेटमेंट को रिफ्रेज करना है आपको, देन पॉजिटिव आर्गुमेंट बताना है स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल के साथ में ही, जो आपके केस स्टडी होंगे, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, देन स्टेटमेंट को कंफर्म करने वाला वर्डिक्ट भी देना है कि जो स्टेटमेंट कही गई है क्या वो सही है या फिर गलत है। तो सब्सटेंटिएट यानी कि उस स्टेटमेंट को आप साबित कर रहे हैं, इसमें क्रिटिकली एग्जामिन ये सब चीजें नहीं करने लग जाना है। तो सब्सटेंटिएट यानी कि दिस। वहां पर कुछ और था, है वहां पर कुछ और बता रहे थे हम कि ओपिनियन बेस्ड है, आई थिंक ओपिनियन बेस्ड था, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड था वो, आई थिंक। तो ये था सब्सटेंटिएट द रोल ऑफ हिमालयस इन इन्फ्लुएंसिंग द इंडियाज क्लाइमेट। तो आप मानसून बैरियर के बारे में बता रहे हैं, स्नोफॉल रिवर्स के बारे में बता रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट के बारे में बता रहे हैं, सब्सटेंटिएट। तो आप साबित कर रहे हैं कि जो रोल है हिमालय का रोल
किस तरीके से है मानसून को इन्फ्लुएंस करने में। ये नहीं पूछा जा रहा है कि मानसून कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, आता कैसे है, कहां से ओरिजिन हो रहा है, कौन सी विंड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हिमालयस के रोल बता रहे हैं। स्टेटमेंट दे दी आपको कि सब्सटेंटिएट द रोल ऑफ द हिमालयस, किसमें, मानसून में। तो आपको पहले ही स्टेटमेंट दे दी है। सो दिस वाज द होल लेक्चर अबाउट द कीवर्ड्स, जहां पर हमने पहले देखा कि किस तरीके से प्रॉब्लम आती है, देन हमने देखा कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं क्वेश्चंस के, देन उसके बाद हमने देखा कि जो कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, तो ये सभी के लिए जरूरी है। आप हमारे दोनों बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं, एक जो अभी एचएस मेंस के लिए चला हुआ है 2025 के एचएस मेंस के लिए, और दूसरा एचएस अलाइड और नाइक तहसीलदार 2026 के लिए जो चला हुआ है, जिसकी लाइव क्लासेस चली हुई हैं। आई होप कि दोनों बैचेस के स्टूडेंट ने ये क्लासेस देखी होंगी और आपको ठीक भी लगी होंगी। वही है कि आप कमेंट भी कीजिए ताकि हमें पता लगे कि आपने यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी आपसे मिलेंगे जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में। आजकल आई थिंक ऑफर भी चला हुआ है, 15 अगस्त तक ऑफर चला हुआ है 30% ऑफ का। फ्रीडम 30 करके आप अप्लाई कर लीजिए कूपन कोड को, 30% ऑफ मिल जाएगा। तो क्या दिक्कत है उसमें, जैसा आपको ठीक लगता है। फिर बाकी आपको मिलेंगे क्लासेस में। टिल देन, थैंक यू।